चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की अपनी, है ना। दिस इज व्हाट, आज पहली क्लास है आपकी, दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। फाइन, दिस इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बिफोर वी स्टार्ट लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज यहीं से आपको आइडिया लगेगा कि आपको इस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी चाहिए और किस तरीके से कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स of the Haryana judiciary exam, and I think it is also important for the Delhi judiciary exam. Prelims में कहीं कहीं पर आएगा, हरियाणा में आएगा, दिल्ली में आएगा, and I am not aware of the others, लेकिन हर जगह नहीं आता है। तो हर जगह नहीं आता है, इसलिए इंपॉर्टेंस के लेवल पर ये दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी नीचे पहुंच जाता है। समझ रहे हैं बात? बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज नॉट coming in all the states, and that is why this is not that much important as compared to the other major subjects like CRPC, CPC, evidence etc. है ना। वो सब्जेक्ट आपको सब जगह मिलेंगे, ये सब्जेक्ट आपको सब जगह नहीं मिलेगा। हाँ, मेंस में लगभग हर जगह मिलेगा आपको ये। तो इस सब्जेक्ट की जो मेन इंपॉर्टेंस है वो है आपकी मेंस के लिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अक्सर इसमें अप्रोच यही होती है, जो 10-12 इसके इंपॉर्टेंट मेंस के क्वेश्चन हैं उनको हमें बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। आप बात समझ रहे हैं, क्योंकि दिस टॉपिक, दिस बुक, दिस इज द व्हाट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। देयरफॉर वी शुड प्रिपेयर सेलेक्टेड 10 to 15 टॉपिक्स। वहीं से मेंस में रिपीटेडली क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मेरी अप्रोच यही रही है कि इस सब्जेक्ट को हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें। उसी में से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स के भी ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। उसके बाद में सरसरी तौर पर कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने भागम भाग करके कुछ पॉइंट्स को प्रीलिम्स के पॉइंट से भी देख लिया। बस इस तरीके से ये तरीका होता है जुडिशरी के एग्जाम के लिए मैनेज करने का। दूसरा तरीका यह है कि हम हर सेक्शन में पूरी जान डालें, उतने डेप्थ में जाके पढ़ें उसको। ठीक, तो मेरी आपको गाइडेंस सलाह ये है, आपके पास क्योंकि यूनिवर्सल कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी LLB परसू कर रहे हैं, जिनके पास अभी टाइम है, 1-2 साल उनके पास है, वो आराम से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उनके लिए क्या है कि वो इसको एक बार गो थ्रू अच्छे तरीके से हो जाए, चीज़ों को पूरा समझ लें, पूरी स्कीम समझ लें और ढंग से पढ़ें, मजे लेके पढ़ें सब्जेक्ट को। जिनके पास बहुत कम टाइम है, जिनके पास ये लास्ट अटैम्प्ट है, डू एंड डाई वाली पोजीशन है और एग्ज़ाम भी 1-2 महीने बाद भी आने वाला है, उनके लिए मेरी सलाह यह है कि जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छा कर लें और बाकी के जो इंपॉर्टेंस में सेकंड नंबर पर, थर्ड टॉपिक नंबर पर आते हैं उनको एक बार को बस गो थ्रू हो जाए, ताकि अगर सामने आ जाए प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो कर डालेंगे। मेंस के लिए इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो आप ये खुद अपने को कैटेगराइज करेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अब मेरा सवाल क्या है, मैं इसको वंस फॉर ऑल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। I am going to deal with each and every aspect so that कि मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से करा दिया, मतलब विद रेलिवेंट फॉर जुडिशरी। उसके बाद में आप चूज करेंगे कौन कौन सा आपको टॉपिक को बहुत अच्छे करना है। मेंस के जितने भी टॉपिक्स होंगे मैं सब आपको लिखवा दूंगा, लिस्ट भी दे दूंगा, या जैसे ही हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ेगी कहानी वो मैं बताता चाहूंगा कि ये यहाँ से मेंस का क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं, उनको अच्छे तरीके से कर लीजिए, वहीं से ही आपके मेन से क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, यहाँ से कोई पूछना हो किसी को तो उसके बाद में हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। सो मैं सेलेक्टिव नहीं होऊंगा इसमें, मैं इसमें सभी कुछ कराऊंगा, लेकिन आपको गाइड करता रहूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सा प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ से मेन से इंपॉर्टेंट होगा, उस तरीके से। So let's start with this section 1. This is first question for a prelims. Go to the slide and this is please this section 1. Section 1 as usual, short title, extent and commencement. This act may be called the Indian Partnership Act 1932 and this is the first question for your prelims. The exact name of the act is important for your prelims. Particularly इट्स ईयर, विच ईयर, 1932, 1933, यहां से क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजिंग बन सकता है आपको। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आप लोगों ने याद रखा,
आपको ये याद रहा कि एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन आपके पास ऑप्शंस में उन्होंने पूछ लिया, क्या पूछा कि ये 1932 है या 1933 है, 34 है या फिर 31 है। अब आप घूम जाएंगे यहां पर, ये तो इसीलिए आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, एक क्वेश्चन खराब हो जाएगा जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो डोंट फॉरगेट द ईयर एंड आई बिलीव कि ये जो अप्रोच है आपको हर बुक में अपनानी है। कोई सी बुक पढ़ें आप, आईपीसी पढ़ें, कोई सा भी एक्ट पढ़ें, उसका जो एग्जैक्ट नेम है वो आपको रटा होना चाहिए, पर्टिकुलरली द ईयर पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अर्लियर इट वॉज एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये लाइन खत्म हो चुकी है, देयरफॉर इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इन द लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अक्टूबर 1932 एक्सेप्ट सेक्शन 69 एंड P4 प्लेम्स। यहीं से क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट मैं समझाता हूं आप लोगों को। यहां पर ये देखिए, इन दिस केस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, यहां पर इंपॉर्टेंस किस बात ये है कि दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932 बट इट वाज नॉट द एंटायर एक्ट। वन सेक्शन वाज लेफ्ट इन अबेयंस एंड दैट वाज सेक्शन 69, और सेक्शन 69 से ही क्वेश्चन बनता है इसीलिए कि नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन कैसे बनेगा प्लीज में लिख लीजिए पहले आप, आउट ऑफ फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैं लिखता हूं, आपको देखिए कैसे, आउट ऑफ फॉलोइंग विच स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। नंबर 1, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट came into force 1 अक्टूबर 1932। इसका आगे लिखते हैं एंटायर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, डेट आ गई 1 अक्टूबर 1932। सेकेंडली, एंटायर पूरी लाइन एक्सेप्ट सेक्शन 69 केम इनटू फोर्स। तो मैं बाकी सी और थर्ड और फोर्थ नहीं लिख रहा हूं, यहीं से आपको क्योंकि समझाना मकसद है कि यहां पहली लैंग्वेज में आया एंटायर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू फोर्स, दूसरे में आया कि नहीं एंटायर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू फोर्स एक्सेप्ट सेक्शन 69। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरली 2 हो जाएगा। तो आई बिलीव कि अभी आप इसको इतना तो कर ही पाएंगे अच्छे तरीके से, है ना, कर लेंगे। दिस इज so when it came into force, section 69 came into force first day of October 1933। एक साल बाद, 1 साल का टाइम दिया गया सेक्शन 69 को इन्फोर्स करने के लिए। Why it was so, याद करना आसान हो जाएगा, थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूं। सेक्शन 69 says about the certain you can say disabilities कह लीजिए, इनेबिलिटी कह लीजिए ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी बट देर आर सर्टेन डिसेबिलिटीज अटैच्ड टू द रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कौन कौन करवाना चाहता है, कौन नहीं करवाना चाहता, उसको सेक्शन 69 को एट वंस इन्होंने लागू नहीं किया कि सो दैट 1 साल का टाइम मिल जाए। सपोज नवदीप डावला मैडम है, नवदीप एंडी प्लस ये है मुस्कान, इनकी पार्टनरशिप फर्म चली आ रही है। बिफोर सपोज कीजिए दे एंटर्ड इनटू एन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन 1930 एंड दैट वाज कंटिन्यूइंग ऑन। नाउ केम द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इन्हें कहा कि नहीं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आप अपने राइट्स के लिए सू नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 69 ये कहता है कि अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू फॉर इट्स राइट्स, पार्टनर्स कैन नॉट सू। तो वो डिसेबिलिटीज अटैच्ड हैं। अब इनकी फर्म क्या है, अनरजिस्टर्ड है। तो अगर अचानक से नियम आ जाएगा तो ये फैसला नहीं ले पाएंगी कि रजिस्टर्ड करानी है नहीं करानी है। तो
तो इनको 1 साल का टाइम दिया गया 1933 तक का कि ठीक है, सेक्शन 69 विल रिमेन इनऑपरेटिव, सेक्शन 69 will remain inoperative for 1 year. In the meantime, you will have to decide whether you want to get your firm registered or not. तो आपको 1 साल दिया गया, इसीलिए this is the provision that section 69 did not came into force at once. It was made operative. It came into force after 1 year, that is the 1st day of October 1933. I hope I have told you that about 3 or 4 prelims questions. यहां से आपको लगभग एक क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स से मिलेगा ही मिलेगा। यहां तक किसी कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछिए यहाँ पर। एनीवन हियर? कम ऑन। सो आई मूव फॉरवर्ड नाउ। दिस इज then you can find out little bit one or more questions from your history of the partnership act. यहां से क्वेश्चन at least 1 question is expected, बनता है यहाँ से क्वेश्चन। And if you go to the history of Indian Partnership Act, you will have to break into the 2 periods prior to 1932 and after 1932. इसमें देख लेते हैं। This was, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि prior to 1932, the law relating to the partnership was part of the Indian Contract Act. तभी मैंने कहा था ये पिताजी हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। आईपीए के पिताजी का नाम क्या है? आईसीए, या माताजी का नाम कह लीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये कहां से कहां तक था? 239 to 266। दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एंड इट वाज बेस्ड ऑन इंग्लिश प्रेसिडेंट्स। इस स्लाइड से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, समझाता हूं आपको एक बार में। सो 1932 में आपका ये एक्ट आया। इससे पहले की पोजीशन क्या है? इससे पहले बिफोर दैट दिस वाज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। व्हिच सेक्शंस वर डीलिंग विद दिस? दिस वाज सेक्शन 239 to 266 एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। मेंस में कुछ नहीं पूछेगा इनमें से, ओनली प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन है आपके पास ये कि सेक्शंस 239 to 266, यहां से ये याद रखेंगे बस। आप ये समझाने वाली कोई बात है नहीं, केवल आपको पॉइंट आउट करना था, आपकी अटेंशन ड्रॉ करनी थी। यहां से क्वेश्चन पूछेगा। एंड व्हाट वाज द बेसिस ऑफ दैट एक्ट? basis of that sections that were the English precedents, जो वहां की जो इंग्लिश केस लॉज के जो रूलिंग्स थी उनके बेस, उन पर आधारित प्रोविजंस थे वो। तो दिस वाज द पोजीशन ऑफ प्रायर टू 1932। उसके बाद में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आ गया, आपको पता ही है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों करना पड़ा? ये इसलिए रीजन है, ये कुछ समझ लीजिए एक बार को, पढ़ाता हूं आपको मैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मेन एक्ट पर। क्या क्या हुआ? ड्यू टू द चेंजेस इन बिजनेस, नंबर 1 एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडिया। जब बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ी, ट्रेड एक्टिविटीज बढ़ी, एंड इन दोज circumstances it was felt necessary that there should be more exhaustive enactment on the law of partnership for the help of business community। जो बिजनेस कम्युनिटी की हेल्प के लिए कोई लॉ ऐसा होना चाहिए। देखिए क्यों ऐसा है, इसका बैकग्राउंड समझिए। अभी बात यह है, कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। बिजनेस करने के कई मॉडल हो सकते हैं, जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, एक सिंगल व्यक्ति अपने काम कर रहा है वो। दूसरा क्या, उसको लगता है कि ना मेरा बिजनेस बढ़ाना है, मुझे आई नीड मोर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ अदर हेल्प मैनेजमेंट के लिए। तो फिर कुछ सिचुएशन ऐसे हो सकते हैं कि वन में लाइक टू एसोसिएट विद अदर पर्संस, अलग लोगों से वो कहता है कि वो भी कुछ लोगों से जुड़ जाएं वो। तो देयर में बी सो मेनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, देयर में बी प्रोप्राइटरशिप फर्म, देयर में बी पार्टनरशिप फर्म, यू कैन फॉर्म ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज वेल, ऐसा भी कर सकते हैं आप। और फिर बड़े लेवल पर जाकर के आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, गवर्नमेंट की होती है। तो ये सारी बिजनेस फॉर्म्स हो गई हैं। तो अगर पार्टनरशिप में हमें करना है, तो अगर ट्रेड बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, मान लीजिए अभी मेरी जो पॉकेट अलाउ कर रही है 2-4 करोड़ तक के बिजनेस को मैं संभाल सकता हूं, लेकिन मुझे किसी बड़े वेंचर में जाना है, 10-20 करोड़ 50 करोड़ के वेंचर में जाना है, तो हो सकता है मैडम शिवानी से कहूँ, मैडम शिवानी प्लीज 10-20 करोड़ ट्रांसफर कर दो, मैडम नवदीप आप भी जुड़ जाइए, 50-100 करोड़ आप भी ले आइए साथ में। तो हो सकता है इस तरह की पार्टनरशिप बन जाए और फिर हम लोग 100 करोड़ वाला बिजनेस शुरू कर पाए। तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ी पार्टनर्स की। अब पार्टनर जब जुड़ेंगे
तो डेफिनेटली उनके वर्सेस भी कुछ ना कुछ म्यूचुअल राइट्स होंगे, म्यूचुअल लाइबिलिटीज होंगी, फिर राइट्स एंड लाइबिलिटीज विसेस थर्ड पार्टीज भी होंगी। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल है। उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा एक्ट, सोफिस्टिकेटेड, टू द पॉइंट, बहुत क्लैरिटी के साथ एक एक्ट होना चाहिए। तो व्हेन इट वाज फेल्ट नेसेसरी, उसी की उसमें जन्म हुआ आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं बातें होना चाहिए कि कोई भी एक्ट बनाया जाएगा उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड होगा कि क्यों नीड हुई। जैसे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, उसका एक बैकग्राउंड है। सती प्रथा प्रोहिबिशन एक्ट आया होगा उस समय, उसका एक बैकग्राउंड था। ये आईटी एक्ट आया, इसका एक बैकग्राउंड है। सभी चीज़ों का, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात चलते रहते हैं। तो हर एक एक्ट का, हर एक कानून का कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। दैट वाज द नीड ऑफ द ग्रोइंग बिजनेस एक्टिविटीज को अच्छी तरीके से रेगुलेट करने के लिए, पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस को अच्छी तरीके से रेगुलेट करने के लिए दिस एक्ट वाज नीडेड, एंड देयरफॉर दिस एक्ट वाज इनैक्टेड इन द नेम ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद की कहानी आपको पता ही है। इसमें एक पॉइंट और मान लीजिए 1932 में हम लोग पढ़ चुके हैं। यू प्लीज सी दिस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये वाज पास्ड, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल 1932, P फॉर प्रीलिम्स, बस ये मुझे करानी थी आपको। दिस एक्ट वाज पास्ड ऑन 8 अप्रैल 1932। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1/10/32, 1/10/32 में 1932। It came into force on the 1st October 1932, but it was passed by the legislature on 8th of April. So don't get confused between these two dates. These two dates are very important. 8 April 1932, 1st October 1932, and for the purpose of section 69, 1st October 1933. 3 डेट हो गई आपके लिए, कर लेंगे। And again, next important point for your prelims is this. Next important this. The act was formulated up on the lines of English Partnership Act of 1892. This is very important. So majority of its sections are identical with that of the English Partnership Act of 1890। यहां से भी आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये 8 to 10 पॉइंट्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। तो इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890, इट इज नॉट, ये इंग्लिश प्रेसिडेंट्स नहीं है। जो पार्टनरशिप एक्ट के पार्ट थे, सेक्शन से 239 to 266 जो सेक्शंस थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो किस पर बेस्ड थे? इंग्लिश प्रेसिडेंट से बेस्ड थे। लेकिन अब जो न्यू लॉ है 1932 का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दैट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890। एंड डोंट फॉरगेट दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। तो आई बिलीव कि मैंने आपको 8-10 क्वेश्चंस कराए हैं। मुझे बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं आया? कम ऑन, हरी अप। सो वी हैव डेल्ट विद दिस सेक्शन 1 एज वेल, हिस्ट्री हो गई है। नाउ आई कम टू सेक्शन 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सेक्शन 2। सो लेट्स स्टार्ट विद द नाउ सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, हार्डली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। बट मैंने देखा है जैसे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल हुआ, वहां पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आंध्र प्रदेश हुआ, 2.5 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं कई बार। वहां पर इन दैट केसेस सेक्शन 2 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। जहां पर जैसे राजस्थान में बहुत छोटे क्वेश्चन पूछने की बात आती है ना। तो दीज डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको समझाता हूं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ, व्हिच सेक्शन डील्स विद द डेफिनेशंस। तो जनरली इट इज सेक्शन 2, हियर इट इज सेम, द इंडियन IPA section 2 is dealing with the definitions. And what is the first line? Please read it. This line is important for you. देखो क्या कहती है, unless there is anything repugnant। यहां पर मुझे आपको एक बात समझानी चाहिए। देखिए, मेरी क्लासेस से
मेरी किसी भी सब्जेक्ट की क्लास हो उससे आप 2 चीज़ लेके जाएंगे हमेशा, बल्कि 3 चीज़ें। नंबर 1, उस सब्जेक्ट की नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज, या तो मैं क्लास लूंगा ही नहीं, जब मैं लेता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि द बेस्ट जाए स्टूडेंट पर। तो एक बात आप लेके जाएंगे उस सब्जेक्ट की द बेस्ट पॉसिबल एंड रेलिवेंट रिक्वायर्ड नॉलेज फॉर ए जुडिशियल एग्जाम, एक वो लेके जाएंगे। दूसरा, जुडिशियल एग्जाम के लिए रेलिवेंट कहाँ से पढ़ना वो लेके जाएंगे। तीसरी बात जो जनरल बात है वो आप और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पढ़ना कैसे चाहिए बेयर एक्ट को। वो आर्ट ऑफ रीडिंग, आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको लेके जाना ही चाहिए, उस पर भी फोकस होना चाहिए। अगर आपने वो सीख ली तो आपके वो क्वेश्चन नहीं आएंगे कि सर आपने ना सेक्शन 98 तक तो कराया था, 99 100 भी आप कराएंगे या हम खुद कर लें। अरे 90 तक 95 तक अगर मैंने करा दिया है, 4-5 सेक्शन की ऐसे वैसे छोड़ दिए, तो भाई वो तरीका जो पढ़ाया है उसके बेस पे खुद भी करना चाहिए कुछ। कब तक मेरे सहारे पे चलोगे, है ना। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पढ़ना कैसे चाहिए, बेयर एक्ट के हर एक वर्ड की इंटरप्रिटेशन कैसे होनी चाहिए, कैसे समझना चाहिए, वो आर्ट भी आप लोगों को सीखनी चाहिए इन क्लासेस में। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हमेशा उनको सिखाता हुआ चलूँ। तो उसी तरीके से देखते हुए please see this slide and read these first lines. Unless there is in this act, unless there is anything repugnant in the subject or context. ये समझिए, देखिए, unless there is anything repugnant, and then you will see there are five definitions: act of the firm, business, prescribed, third party एंड एक्सप्रेशंस। सो ये 5 आपके सामने एक्सप्रेशंस आएंगे, मीनिंग आएंगे, उनको समझना होगा। लेकिन उनका बैकग्राउंड आपको क्या समझना पड़ेगा, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे समझना चाहिए। सी, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग 5 एक्सप्रेशंस विल बी एप्लीकेबल in general. What if we are talking about the business? अगर हम business term कहीं यूज की जा रही है in the coming sections, then the meaning of the term, then the meaning of the business will be derived by the clause B. लेकिन कब तक, unless there is anything repugnant in the subject or context. It means अगर उस subject में या उस कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस का मीनिंग बिल्कुल अलग आ रहा हो, कॉन्ट्ररी मीनिंग आ रहा हो, देन दैट कॉन्ट्ररी मीनिंग विल बी एप्लीकेबल। अदरवाइज इन जनरल द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स विल बी एज डिफाइंड और एज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 2। जैसा कि सेक्शन 2 में इनके मीनिंग को समझाया गया है, उनको डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, वही मीनिंग कंटिन्यू करेगा एंटायर एक्ट में। लेकिन कब तक, जब तक कि किसी कॉन्टेक्स्ट में उनका मीनिंग अपोजिट ना आ रहा हो। समझ रहे हैं आप बताइए। तो इन स्पेशल केसेस, इन एक्सेप्शनल केसेस, दैट कॉन्ट्ररी मीनिंग विल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स विल बी एप्लीकेबल एज डिफाइंड इन द सेक्शन 2। बात समझ में आई। तो ये इस लाइन को भी मत भूलिएगा, प्रीलिम्स में नहीं पूछेंगे, मेंस में नहीं पूछेंगे। ये केवल आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये लाइन ऐसे ही नहीं, मीनिंगलेस नहीं है। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ इन जनरल आपको कैसे पढ़ना चाहिए, पहले प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, बार बार कह रहा हूं, प्रीलिम्स को पढ़ने का तरीका अपने आप में अलग होता है, एंटायरली डिफरेंट तरीका होता है। पहले मैं कैसे करूंगा, मैं सिर्फ ABCD की हेडिंग तैयार करूंगा, उनको क्रोनोलॉजी याद करूंगा केवल कि A में क्या डिफाइंड है, B में C D, इनके मीनिंग में नहीं जा रहा हूं मैं अभी। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडिंग रटी होनी चाहिए, व्हाट इज डिफाइंड इन 2A, 2B, 2C, 2D, 2E में, क्योंकि वो सीक्वेंस में भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मीनिंग्स एक्सप्लेन्ड इन द सेक्शन 2 और द एज डिफाइंड सेक्शन एज डिफाइंड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो आपको सीक्वेंसिंग भी आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, एक बात ये ध्यान रखना। फिर बाद में आता है, नंबर आता है उनके मीनिंग का। तो सीक्वेंस के बाद में आप आइए सेक्शन 2A, व्हाट इज द एक्ट ऑफ द फर्म। हिंदी में बोलेंगे तो फर्म के कार्य से मतलब क्या है, एक्ट ऑफ द फर्म का मीनिंग क्या है, इसको पढ़ लीजिए और फिर मैं समझाता हूं आपको। सो प्लीज रीड इट। सेक्शन 2A डिफाइंस व्हाट, एक्ट ऑफ फर्म। किसका एक्ट है, एक्ट ऑफ फर्म।
यू सी दिस, फर्म के कार्य से क्या मतलब है? एक्ट ऑफ फर्म मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन, एनी एक्ट और omission. Number one, act will include act itself and it will include omission as well. By whom? That is very important actually. That is very important. By all the partners. Number one, by any partner. Number two, और by the agent of the firm. तीन बातें हैं, इन तीनों को मत भूलिएगा, समझ लीजिए. So what is being defined here? It is what the act of the firm. फर्म के कार्य से क्या मतलब है? अगर कोई कहे साहब ये क्या है? एक्ट ऑफ द फर्म है, फर्म का कार्य माना जाना चाहिए, लेकिन कौन कर रहा है? इवन इफ इट इज डन, इफ सम एक्ट इज बीइंग डन बाय ऑल द पार्टनर्स. सपोज देयर आर P1, P2, 3. These are three partners, P1, P2, P3. There are three partners, P1, P2, P3, and they all are executing any document. So this will be called the act of the firm, because all the partners are doing this act. So this will be covered by the all the partners. Act done by the all the partners. This can be treated as the act of the firm as well. Number one. Sometimes it may happen that only P1 is doing something. Suppose P1 is purchasing, P1 goes to Madam ND Navdeep Davla and he purchases jewels from her. इनके पास से हीरे जवाहरात खरीदता है. कौन खरीदता है? P1, लेकिन क्रेडिट पे खरीदता है. ठीक है, P1. So now who is doing this? Is the act of single partner. यहां पर केवल एक पार्टनर बात कर रहा है, काम कर रहा है. तो अगेन क्या ये कहा जा सकता है कि ये केवल पार्टनर का एक्ट है, और दिस इज द एक्ट ऑफ द फर्म? दिस विल बी ट्रीटेड अगेन एज द एक्ट ऑफ द फर्म. सो ऑल द पार्टनर्स, इट मे बी द एक्ट डन बाय ऑल द पार्टनर्स, इट मे बी द एक्ट डन बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स, एंड ये भी हो सकता है P1 को काम दिया गया था. P1 says to agent 1, agent 1, you go to the ND madam and you purchase diamonds from her. So now it is the act of the agent. So it may be the act of the agent of the firm, it may be the act of any of the partner, or it may be the act of the all the partners, which can be categorized, which can be termed as the act of the firm. तो अभी मैंने आपको केवल ये वाली बात समझाई, आपको इतनी बात है. ये जिसको मैंने सर्कल किया है, इट में बी एक्ट और ओमिशन. यहां तक समझ में आया नहीं आया बताइए मुझे. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन, एक्ट और फर्म. इतना बात समझ में आया नहीं आया कि किसका एक्ट होना चाहिए? इट में बी द एक्ट और ओमिशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म. आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा. चिन्मय सिंह, आवर स्टूडेंट, हैज डेल्ट विद a question that what if, he said, what if the partner does some work for his personal gain. देखिए, अगर वो if he is doing something as a partner, तो whether he is gaining for something personal or not, that will be dealt by the other sections 9 to 17. But this will be again the act of the firm. Act of firm तो होगा ही होगा. पर्सनल गेन करेगा तो उसकी ड्यूटीज हैं, अदर इंडेमनिफाई करना पड़ेगा उसको, फर्म को. दैट विल बी सेकेंडरी क्वेश्चन. राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अभी आप समझ लीजिए इसको, मैंने केवल एक बात समझाई आपको. इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म दैट इट शुड बी डन बाय ऑल द पार्टनर्स. इट मे बी डन बाय द सिंगल पार्टनर, इट मे बी डन इवन बाय द एजेंट ऑफ द फर्म. एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट which act will be this? This act will be the which give rise to a right, this which give rise to a right enforceable by or against the firm. So this is not any act, this is the act from which a right arises. So एक कोई ऐसा कार्य किया जाए, some act is like that, out of that act, उस एक्ट से कोई राइट जर्मिनेट होता है, राइट अराइज होता है, एंड दैट मे बी इन फेवर ऑफ द फर्म
that may be against the firm. For example, देखिए P1, this is the partner P1, single partner, one of the partners, and he purchases diamonds from नवदीप डावला मैडम. ठीक, नवदीप मैडम से आपने ज्वेल्स खरीदे, डायमंड्स खरीदे. नाउ दैट इज द purchasing jewels from the madam is an act of the partner, and because of that act madam ND gains a right, a right arises in her favor that now she can recover money from the firm. तो against the firm, फर्म के अगेंस्ट उनको अपना पैसा वसूलने का उनको अधिकार मिल जाता है. तो एक राइट क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल परचेज. शी सोल्ड एंड ही परचेज्ड. सो दिस इज द राइट अगेंस्ट द फर्म इन फेवर ऑफ एनडी. आर गेटिंग इट और नॉट? सो दोनों ही बातें हैं. एन एक्ट मस्ट बी डन ईदर बाय ऑल द पार्टनर्स, सिंगल पार्टनर और द एजेंट, एंड द एक्ट शुड बी सच दैट which give rise to a right, जिससे एक अधिकार का जन्म होता हो, उत्पन्न होता हो, arise होता हो, और वो right that may be against the firm, that may be in favor. That right can be enforced against the firm, that right can be enforced by the firm. If the act is such that, so there are two components, you can say like this. So this is an act or omission must give rise to a right enforceable by this. If the act is such that it is not giving rise to any enforceable right, then it will not come into the category of act of the firm. ये बात ध्यान रखना. तो what is both things are very important. Number one, it must be act done by this. देखिए दो कंपोनेंट हो गए. मैं इसको आपको एन सर्कल करके दिखा रहा हूं, इसको आपने ऐसे ही पढ़ना है, याद कर लेना. दिस इज, ये हुआ एक एक्ट डन बाय होम, एंड सेकंड कंपोनेंट इज दिस विच गिव राइज टू ए राइट. दिस इज. तो आई बिलीव कि आपको एक्ट का मीनिंग समझ में आएगा अच्छी तरीके से, एंड हाउ इट कैन कम इन योर मेंस. बस एक्सप्लेन एक्ट ऑफ द फर्म. एक्ट ऑफ द फर्म के मीनिंग को एक्सप्लेन करते हुए आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2.5 नंबर का, 5 नंबर का, हद से हद इस तरीके का. ये तो उसमें आप इसके मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे, असेंशियल एलिमेंट्स बता देंगे कि देयर आर टू असेंशियल कंपोनेंट्स. इट मस्ट बी एन एक्ट और ओमिशन कमिटेड एंड डन बाय द ऑल द पार्टनर्स और सिंगल पार्टनर और द एजेंट ऑफ द फर्म. सेकेंडली, दिस एक्ट और omission must give rise to a right, and which right shall be enforceable right, and that can be enforced by or against the firm. तो ये हुए इसके essential component act of the firm. यहां तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछे अभी. कम ऑन. चलिए आगे बढ़ते हैं. हो सकता है वो नहीं कर पा रहा हो मैसेज, ये भी हो जाता है कई बार. बढ़े आगे साहब. अब आ जाइए बिजनेस में. सेकेंड इज व्हाट? बिजनेस. Business includes, see this is, it includes every trade, occupation and profession. तो business का मतलब किसी व्यापार से हो सकता है, किसी occupation से हो सकता है, profession से. इन तीनों टर्म को याद कर लीजिए बस. ये business means trade, occupation और profession, include everything. तो business में जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में, हम लोग बिग बिजनेसमैन की एक्टिविटी को देखते हैं सारी की. कोई शॉप पे बैठा हुआ है या वही सभी कुछ बिजनेस माना जाता है, लेकिन कोई अपने आप में प्रोफेशन एक टीचिंग का हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, कोई सीए हो सकता है, डॉक्टर का हो सकता है, वो भी बिजनेस में इंक्लूडेड माने जाएंगे इसमें. तो 3 टर्म है बिजनेस के इसमें, ट्रेड, ऑक्यूपेशन और ये. तो TOP, टॉप. बिजनेस मीन्स टॉप. ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. बहुत कुछ नहीं है समझाने के लिए. जब हम सेक्शन 4 पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिजनेस कैरिड ऑन. तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है. अभी एट प्रेजेंट इतना ही बहुत है. बिजनेस इंक्लूड्स टॉप, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. कर लेंगे आप. प्रेस्क्राइब्ड का कोई खास मतलब है नहीं, आपको सिर्फ ये जानना है कि वेयर इट इज डिफाइंड. सेक्शन 2C डिफाइंस प्रेस्क्राइब्ड मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स. लगभग हर जगह आपको सेम डेफिनेशन मिलती है, वेदर इट इज CRPC, CPC, एवरीवेयर प्रेस्क्राइब्ड मींस prescribed by rules under this act.
तो जहां यहाँ प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत जो नियम बनाए गए उनके अंतर्गत जो कुछ भी बताया गया प्रिस्क्राइब्ड माना जाएगा। इतना याद कर लीजिए, टू सी प्रिस्क्राइब्ड, मोर देन एनफ फॉर यू। थर्ड पार्टी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। थर्ड पार्टी का मतलब क्या है ये समझ लीजिए, आपके लिए ये जरूरी जानना आपको। थर्ड पार्टी मीन्स व्हाट, यूज्ड इन रिलेशन टू ए फर्म और टू ए पार्टनर देयर इन। व्हेन यू यूज दिस टर्म थर्ड पार्टी, कब, इन रिलेशन टू whom, इन रिलेशन टू ए फर्म, किसी फर्म के संबंध में इस्तेमाल करते हैं शब्द को, या किसी पार्टनर के संबंध में इस्तेमाल करते हैं शब्द को। तो थर्ड पार्टी का क्या मतलब है, थर्ड पार्टी मीन्स एनी पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कौन सा, हु इज नॉट ए पार्टनर इन द फर्म, जो व्यक्ति पार्टनर नहीं है, जो व्यक्ति पार्टनर नहीं है उसको हम बोलेंगे थर्ड पार्टी। सही है। सो इफ देयर इज ए फर्म बिटवीन एनडी एंड ज्योति जे, सो इफ दिस इज ए पार्टनरशिप फर्म बिटवीन एनडी एंड जे, ठीक है, नवदीप मैडम एंड ज्योति मैडम की एक पार्टनरशिप फर्म है, तो इन सब के लिए वी आर द थर्ड पार्टी। सही है। तो थर्ड पार्टी मींस एनी पर्सन हु इज नॉट द पार्टनर, जो उसका पार्टनर नहीं है उसको कहा जाएगा पार्टनरशिप एक्ट में थर्ड पार्टी। कहां पर डिफाइंड है, डी में डिफाइंड है, यहीं से क्वेश्चन आएगा 2D, ठीक है। एंड नाउ आया ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, प्लीज रीड इट केयरफुली। 2E, expressions, which expressions used but not defined in this act. So we are dealing with the expressions which are used but not defined in this act and क्या what and defined in the Indian Contract Act. Number 1 point, number 2 point, these expressions shall have the meaning assigned to them in that act. थर्ड, इस तरीके से बेयर एक्ट का पोस्टमार्टम किया जाता है समझने के लिए। व्हाट इज दिस, समझ लीजिए। सो दिस क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 2 इज डीलिंग विद द टर्म एक्सप्रेशंस। का मीनिंग यूज कैसे होगा, एक्सप्रेशंस कौन सी, एक्सप्रेशंस विच आर यूज इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो वॉट एवर द वर्ड्स जो कहां पर यूज किए जा रहे हैं, these are used in the IPA but those are not defined here because they defined only 4 terms basically, act of the firm, business, prescribed, यही मीनिंग समझाया इन्होंने। इनसे अलग जितने भी ऐसी एक्सप्रेशंस हैं जिनका यूज, जिनको IPA में यूज तो किया जा रहा है, which are being used in the IPA but those terms, those expressions are not defined। तो उनका मीनिंग कैसे निकलेगा, सपोज मीनिंग आया वॉइड, एक शब्द इन्होंने एक्सप्रेशन यूज किया वॉइड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वॉइड, वॉइड का मतलब क्या होगा, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज बीइंग यूज्ड इन IPA बट इट इज नॉट डिफाइंड इन दी IPA। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में यूज तो किया गया लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया गया, तब क्या होगा, तब ये देखा जाएगा वेदर दिस इज डिफाइंड इन ICA और नॉट, क्योंकि माता पिता तो ही है, वहीं से निकाला गया इसको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। सो यहां पर डिफाइंड नहीं है लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है, तब उसका मीनिंग वही होगा जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया, असाइन टू देम इन दैट एक्ट। मतलब इन दैट एक्ट मींस, दैट एक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट एक्ट मींस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो वेरी सिंपल, कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिए। तो वैसी एक्सप्रेशंस जिनका इस्तेमाल, जिनका यूज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन डिफाइन कहां किया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया गया है, तो उसके मीनिंग को वहां से ही यूज किया जाएगा। तो वॉइड का मतलब वही होगा जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 में देखा गया, यानी कि नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनी एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज द वॉइड एग्रीमेंट। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। दिस इज सेक्शन 2। बताइए, कम ऑन, बात समझ आई या नहीं आई? चलिए, आपको समझ में आ गया, वेरी गुड।